नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का और आज से पहले हम लोगों ने 7 वीडियो यहां पर शूट कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 8 की। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, जैसे आप लोग देखें जनसंख्या, मशीन, वेतन संख्या, सीआई। इनमें से याद करें आप लोग, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जनसंख्या का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और वहां उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी कि जनसंख्या में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकते हैं, जैसे 2 साल वृद्धि, 2 साल कमी, 1 साल वृद्धि, 1 साल कमी, 3 साल का समय, 1 साल का समय, हर तरह का क्वेश्चन। वर्तमान जनसंख्या देकर आगे की जनसंख्या पूछना या आगे की जनसंख्या देकर वर्तमान पूछना या पीछे की जनसंख्या पूछना, ये सभी कंडीशन में आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने पॉपुलेशन में हर टाइप को सीख लिया है। अब हम लोग उन्हीं चीजों को अप्लाई करते हैं आगे। जो हमने जनसंख्या के टॉपिक में सीखा है भाई, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, उन्हीं को अप्लाई करेंगे और अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात शुरू करते हैं। आइए जरा नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं मशीन में। आपको बता दूं, जनसंख्या में हम लोगों ने पूरा काम कर लिया है। अब हम एक एक दो एग्जांपल देकर के आगे की चीजों भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मशीन के बारे में। तो आइए जरा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड के सामने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिपीट कर देता हूं, सुनिए। मैंने आपसे बोला एक मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपए है। यदि प्रति वर्ष इसके मूल्य में 10% कमी होती है तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपए है। यदि प्रति वर्ष इसके मूल्य में 10% कमी होती है तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जनसंख्या की क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए जरा, जैसे मैंने बोला 10% की कमी, तो यहां से हम लोग समझ जाएंगे कि 10% का मतलब है 1/10 और कमी का मतलब है मैं इनको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। 10% कमी का मतलब 10% का मतलब है 1/10 और कमी का मतलब है माइनस करना। 1/10 को मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो आप ध्यान रखें। 10% का मतलब 1/10 और कमी करने का मतलब दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब आप सुनिए, यदि मैं इनको माइनस करूंगा तो आप बोलोगे सर 10 में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में से एक कम हो गया तो फाइनल वैल्यू मेरे पास में आ गया 9। अब आप मुझे बताओ, यहां पर समय आपको दिया हुआ है 2 साल और समय 2 साल होने का मतलब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये माइनस वाला जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, ये वाला काम, ये हमें कितनी बार करना होगा, 2 बार करना होगा। क्यों? क्योंकि समय मुझे कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। तो आप इस प्रोसेस को एक बार और कर दें तो आप बोलेंगे सर यदि हम लोग इसको प्रोसेस को एक बार और कर दें तो हमें 10 में से एक को एक बार फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखें हमने 2 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये 2 बार होने का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट ईयर आपको दिखाएगा, पहला साल आपको दिखाएगा और ये आपको दूसरा साल दिखाएगा। मैंने पहले और दूसरे साल को अलग अलग ले लिया है, लेकिन क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 2 साल कंबाइंड का वैल्यू बताइए। तो आप बताइए 2 साल कंबाइंड निकालने के लिए याद करें आप लोग, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम लोगों को 2 साल का कंबाइंड वैल्यू मिल जाएगा। यहां तो आ जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 और यहां पर आ जाएगा 9 और 9 का गुणा 81 या 81। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अब मुझे 2 साल का कंबाइंड वैल्यू मिल चुका है। यहां पर वैल्यू आ गया 100, यहां पर वैल्यू आ गया 81। आप बताइए कि 100 में से कुछ घटा है तो ये 81 बन गया। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला है कि जिसमें से कुछ माइनस या जिसमें कुछ प्लस होता है वो हमेशा पुराना मान होगा और जिसमें से चेंज होकर के कुछ नया बन जाता है, चेंज होने के बाद माइनस या प्लस होने के बाद जो संख्या बनती है वो हमेशा हमारे लिए कौन सा मान होगा। आप बोलेंगे सर नया मान होगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख रखा है। अब आप मुझे बताओ, 2 साल बाद का मूल्य आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब चेंज होने के बाद आप लोगों को वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर 81 भागों का मान हमें पूछा गया है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। और वर्तमान मूल्य आपको 10,000 दिया है और वर्तमान मूल्य किसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर 100 भागों के बराबर होगा। तो यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो आप बोलोगे सर दिया गया 10,000
किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर किसके बराबर, 100 के बराबर होगा। और हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे सर नया मान निकालना है, और नया मान हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 81 होगा। तो 81 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, और यदि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो आप देखें इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 8100। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कोई जनसंख्या में कर चुके हैं, सारी कंडीशंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आपको सिर्फ उनको अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे मशीन के अंदर और क्या चीजें बना सकते हैं वो मैं आपको इसी एग्जांपल में बताता हूं। आप मुझे बताओ, यहां पर 2 साल की जगह यदि 3 साल होता, यहां पर यदि 2 साल की जगह हमें समय 3 साल मिलता, तो हम लोग इस प्रोसेस को एक बार और करते, तो वहां 3 साल का काम भी कंप्लीट हो जाता। मैं आपको बोलूं कि यहां समय 1 साल होता तो हम इसको एक बार लिखते। यदि मैं आपको बोलूं कि यहां 10% की कमी आपको दी हुई है, 10% की वृद्धि होती, तो आप 10 में 1 जोड़ देते। यदि मैं बोलूं पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% कम हुआ, तो पहले साल बढ़ेगा तो 1 जुड़ जाएगा, दूसरे साल 1 घटेगा, कमी होगी तो 1 माइनस हो जाएगा। ये चीजें हम लोग कर चुके हैं भाई जनसंख्या के क्वेश्चन के अंदर। तो एक एक एग्जांपल से हम इन सभी चीजों को समझते हुए जाएंगे। तो मशीन का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, कौन कौन सी इसमें कंडीशन बन सकती हैं वो आप लोग जनसंख्या के क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो जिन्होंने जनसंख्या का पार्ट नहीं देखा है, लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले लास्ट वीडियो देखें, जिससे आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है काम। अब देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या और मशीन में आपको 2 चीजें बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वेतन या सैलरी से संबंधित। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग मिलकर के उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बोला गया है, मैं लैंग्वेज आपके सामने बोल दूंगा भाई वापस से, एक बार आप देखें ध्यान से। वर्तमान वेतन 20,000 रुपए, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि, और आपसे बोला गया 2 साल बाद वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं, लैंग्वेज एक बार बोल देता हूं। एक आदमी का वर्तमान वेतन 20,000 रुपए है और उसके वेतन में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। आपको बताना है 2 साल बाद वेतन कितना होगा। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, एक आदमी की वर्तमान वेतन का मतलब करंट सैलरी आप लोगों को दी गई है कितना, 20,000 20,000 रुपए, और आपको बोला गया है कि इसके वेतन के अंदर 20% इंक्रीमेंट पर ईयर आप लोगों को मिल रहा है, 20% की वृद्धि आप लोगों को मिल रही है, और आपसे पूछा गया 2 साल बाद वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। चलिए हम लोग इसको शुरुआत से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि मैं जब भी आप लोगों को बोलूं कि आप क्वेश्चन करके देखें, तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर दिया करें और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करें, जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए जरा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 20% की वृद्धि, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि 20% का मतलब हमें पता है 1/5। 20% का मतलब 1/5 है। अब आप मुझे बताओ 20% का मतलब 1/5 है, और वृद्धि का मतलब आप जानते हो कि इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो आइए प्लस करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 में यदि हमने 1 प्लस कर दिया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि मैंने ये प्लस करने वाला काम एक बार कर लिया तो आप बोलोगे सर 1 साल का काम हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में समय दिया गया है 2 साल। इसका मतलब ये काम मुझे एक बार और करना होगा। तो आप इसे एक बार और कर दें, तो एक बार हमने और कर लिया। तो देखिए 2 साल के केस हमने कंप्लीट कर लिया है। क्यों? क्योंकि 2 साल का मतलब है ये प्रोसेस हमको 2 बार अप्लाई करना होगा, तो हमने 2 बार अप्लाई कर लिया। यदि मुझे इनका कंबाइंड वैल्यू निकालना है तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, और आप मुझे बताओ दोनों का कंबाइंड वैल्यू यहां पर आ जाएगा 25, और यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 36। अब आप देखिए 25 वैल्यू 36 हो गया। इसका मतलब 25 में कुछ जुड़ा है, और जिसमें जुड़ता है वो हमेशा पुराना मान, और जो बनता है वो हमेशा नया। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो वर्तमान वेतन आप लोगों को दिया हुआ 20,000 रुपए, और 2 साल बाद का पूछ रहा है। 2 साल बाद मतलब जो वर्तमान में चेंज हुआ है उस चेंज होने के बाद वेतन कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपसे 36 पार्ट का वैल्यू
पूछ रहा है और आपको वर्तमान वेतन दिया हुआ है, तो वर्तमान वेतन मेरा 20,000 है और 20,000 किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर 25 के बराबर होगा, तो यहां पर हमने लिख दिया है 25। समझ पा रहे हैं? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो यहां पर आ चुकी है वैल्यू 25 और यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है 36। मुझे निकालना है 2 साल बाद का वेतन और 2 साल बाद का मतलब नया वेतन मुझे पूछ रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा 36। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ गया 800 और यहां पर वैल्यू आ चुका है 36। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ जाएगा 28,800, 28,800 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क है, अंतर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आ रहा है, बाकी आप देखें तो क्वेश्चन के पैटर्न में, सॉल्व करने के पैटर्न में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम हमने जनसंख्या में किया था वही काम आप लोगों को यहाँ पर भी करना है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब देखिए वेतन के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ 3 साल हो सकता है, आप बोलोगे सर यहाँ 3 साल हो गया तो ये काम हमें 3 बार करना होगा। यदि यहाँ पर 20% की वृद्धि की जगह कमी होगी तो आप बोलोगे माइनस करना होगा। 1 साल बढ़ेगा, 1 साल कम होगा तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो आप लोग ये सारी चीजें पॉपुलेशन या जनसंख्या के केस में समझ चुके हैं, तो उन्हीं चीजों को हम लोग बार-बार अप्लाई कर रहे हैं। तो आप बताइए जनसंख्या का केस हम लोगों ने डिटेल में लिया था, जिससे हमने मशीन का क्वेश्चन एक एग्जांपल देके मैंने आपको बताया। सेकंड एग्जांपल हमने वेतन का लिया, वेतन का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें भी वो सारी कंडीशन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पॉपुलेशन या जनसंख्या के केस में सीखी है। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नंबर या संख्याओं पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के। तो हम लोग बात करने वाले हैं संख्या से संबंधित क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप एक एग्जांपल वेतन से संबंधित जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप नोटबुक में नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लें। जनसंख्या, मशीन और वेतन, मैं आपको 3 चीजें बता चुका हूं। अब हम लोग अगली जो बात करने वाले हैं वो है संख्या से रिलेटेड। और देखिए संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन वही बनेगा, वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आइए जरा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्या से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 2 बार 20% बढ़ाने पर उसका मान 1440 हो जाता है, तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या था। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं फिर से बोल देता हूं, मैं आपको बोल चुका हूं सॉल्व करने के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सुनिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। मैंने आपसे बोला किसी संख्या को उत्तरोत्तर 2 बार 20% बढ़ाने पर उसका मान 1440 हो जाता है, तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है उत्तरोत्तर। मैं आपको बता दूं उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। उत्तरोत्तर बढ़ाना मतलब सक्सेसिव इंक्रीमेंट करना। सक्सेसिव इंक्रीमेंट करने का मतलब है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बार 20% बढ़ाना। इसका मतलब जो संख्या मेरे पास है उसको पहले हमने 20% बढ़ाया, जो वैल्यू बना उसको फिर से हमने 20% बढ़ा दिया। तो 2 बार 20% बढ़ाना या फिर हम लोग बोले सक्सेसिव इंक्रीमेंट करना, दोनों चीजें सेम है। आप इस नाम को ध्यान रखें। उत्तरोत्तर कई बार क्वेश्चन में यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं उत्तरोत्तर शब्द का मतलब है सक्सेसिव, मतलब लगातार बढ़ाना। तो आप बोलेंगे लगातार बढ़ाने का मतलब एक बार 20% बढ़ाया, बढ़ाने पर जो वैल्यू मिला उसको फिर से हमने 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो उम्मीद कर रहा हूं सक्सेसिव या उत्तरोत्तर शब्द का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दूं,
किसी संख्या को उत्तरोत्तर 2 बार 20% बढ़ाने पर उसका मान 1440 हो जाता है, तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। तो सुनिए जरा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप देखिए सबसे पहले हमारा प्रोसेस कहीं भी चेंज नहीं होगा, अभी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। कैसे, देखो 20% बढ़ाना, तो आप बोलोगे सर 20% बढ़ाने का मतलब 20% का मतलब 1/5 और बढ़ाने का मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना होगा, वापस प्लस करना होगा। तो आप बोलोगे सर 5 में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। समझ पा रहे हैं। एक बार हमने संख्या को बढ़ा दिया क्योंकि हमने इसको प्रोसेस को एक बार कर लिया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप 2 बार इसको बढ़ाइए, तो हम लोगों को ये प्रोसेस 2 बार करना होगा, तो आप इसको 2 बार कर। अब आप मुझे बताओ, वापस से वही काम होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों का मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे 2 बार का टोटल कंबाइंड वैल्यू चाहिए। तो आप लोग यहां दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो यहां वैल्यू आ गया 25 और यहां पर वैल्यू आ गया 36। समझ पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर जो संख्या पहले 25 थी वो अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 36 हो गई। आप मुझे बताओ कि जो संख्या पहले 25 थी उसमें 2 बार आपने 20% की उत्तरोत्तर या सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसका मान 36 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। तो बताइए प्रारंभिक मान कितना था, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रारंभिक मान कितना था, 25 था, और उसमें हमने इतना चेंज कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो नई संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 36 आ गई। अब इस पूरे प्रोसेस को आप क्वेश्चन में अप्लाई कर दें। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 बार बढ़ाने पर उसका मान 1440 हो जाता है। 2 बार बढ़ाने के बाद आपने बोला कि बढ़ाने के बाद हमारी कैलकुलेशन बता रही है कि नई संख्या 36 के बराबर होगी, और क्वेश्चन में वही मान आपको कितना दिया हुआ है, 1440। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 36 भागों का मान हमें दे रखा है कितना, 1440, और हमें पूछ रहा है संख्या का प्रारंभिक मान, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रारंभिक मान का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर 25 है। तो आप बताइए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1440, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वो 1440 किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 36, और हमें वैल्यू निकालना है किसका, प्रारंभिक मान का, और प्रारंभिक मान किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 25। समझ पा रहे होंगे। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। तो अब आप देखिए 40 गुणा 25, और 40 गुणा 25 को यदि हम लोग सोल्व करें तो आप बोलोगे सर उस संख्या का प्रारंभिक मान कितना होगा, 1000 या 1000 होगा। समझ पा रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूं, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तरोत्तर, पहले तो आप इसका मतलब समझिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी संख्या पर लगातार वृद्धि करते हैं तो उसको हम उत्तरोत्तर या सक्सेसिव बोलते हैं। कैसे, 20% 2 बार उत्तरोत्तर वृद्धि, इसका मतलब क्या होगा कि पहले संख्या को हमने 20% बढ़ाया, उसके बाद जो संख्या बढ़ने पर आई उसको फिर से हमने 20% बढ़ा दिया, तो 2 बार हमने 20% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर दिया या उत्तरोत्तर वृद्धि कर दी। अब देखिए 20% का मतलब 1/5, 2 बार मुझे काम करना है, वृद्धि करनी है तो जोड़ना पड़ेगा। 2 बार हमने काम किया, कंबाइंड वैल्यू निकाला, कंबाइंड वैल्यू आ गया 25 से 36। आप बोलोगे जो संख्या पहले 25 थी वो अब चेंज होकर के कितनी हो गई, 36 हो गई। तो आप बोलोगे सर ये तो पुराना मान होगा और ये नया मान होगा। और आप देखें क्वेश्चन को ध्यान से, तो उस नई संख्या का मान आपको दिया हुआ है 1440। तो 1440 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 36 के बराबर होगा, और हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान का मतलब पुराना मान, पुराना मान कितना है 25, और सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1000 या 1000। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक की चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर होंगी। अब देखिए वापस से मैं वही चीज बोलूंगा कि इस क्वेश्चन में भी क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पर जैसे 2 बार लिखा वैसे 3 बार लिख ले, तो इस प्रोसेस को 3 बार करिए। 20% कमी करूंगा तो यहाँ दोनों बार माइनस होगा, एक बार वृद्धि एक बार कमी करूंगा तो आप बोलोगे एक बार बढ़ा दूंगा एक बार कम कर दूंगा, प्लस या माइनस आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 3 चीजें हम लोग बता चुके हैं, जनसंख्या को हमने पूरा डिटेल में लिया था, उसके बाद हम लोगों ने मशीन, वेतन और संख्या को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है आपका सीआई। सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप बोलेंगे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को सीआई पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीआई क्यों लिखा है, सीआई का हम कुछ पार्ट
जो यहाँ हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम केवल उतने ही सीआई की बात यहाँ करने वाले हैं। मैं छोटा सा हिंट आप लोगों को देने वाला हूं कि सीआई में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, और हेडिंग डालने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे पहले नोट करें, जिससे हम लोग सीआई को स्टार्ट कर पाए। जल्दी से आप पहले इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है भाई वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अपनी नोटबुक में आप लोग हेडिंग डाल लें कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट के उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हम इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका हम लोगों ने पॉपुलेशन, मशीन, सैलरी और संख्या इनमें यूज किया है। इन चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? सीआई के टॉपिक में, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में, चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक में। तो आप लोग ध्यान रखें, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हम लोगों ने सीआई क्यों लिखा है। मैं आपको फिर बता दूं, हम लोग पूरा सीआई यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग सीआई को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सीआई पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सीआई कौन सा पढ़ रहे हैं? तो यहाँ हम लोग सीआई के सिर्फ उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग इन चारों तरीकों में जो हमने यूज किया, उसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सीआई के केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हम लोग परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा शुरुआत करते हैं। परसेंटेज के अंदर क्या कंडीशन सीआई के लिए बनती है? आइए सीआई आप लोग हेडिंग डाल दें, और मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बोल दूंगा। यहां पर मैंने लिख दिया मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, और आप लोगों को दिया हुआ है मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए 20,000, 20,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला है दर। दर का मतलब है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दे दिया गया है 10%, और आपको समय या टाइम दे दिया गया है, समय, टाइम, और वो समय आप लोगों को दे दिया गया है अभी 2 साल। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों से दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया कि मिश्रधन, या जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, मिश्रधन या अमाउंट, आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। और सेकंड आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए 2 साल का सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए आप बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर कुछ सीआई को समझ लेंगे तो जब सीआई का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां हमें बहुत आसानी होगी सीआई को सॉल्व करने में। आप लोग ध्यान रखें। आइए जरा मैं क्वेश्चन आपके सामने लैंग्वेज में बोल देता हूं कि किस तरह का लैंग्वेज आपके सामने होगा। देखिए आपसे बोला गया कि 20,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल में मिलने वाला मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, 20,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल में मिलने वाला मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे कुछ 5-6 नाम लिखे हुए हैं, तो इनका मतलब आप लोगों को पता होगा तो हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। मुझे बताइए मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलते हैं हम लोग? मूलधन वो पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट वो पैसा है जो हम लोग किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। ध्यान रखें, मूलधन किसको बोलूंगा? वो पैसा जो हम लोग किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगा? वो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ध्यान रखें इस चीज को। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर किसको बोलते हैं? दर वो पैटर्न होता है, रेट वो पैटर्न होता है जिसके आधार पर हम किसी भी तरह का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। वापस से सुनिए, रेट क्या होगा? रेट क्या होता है? मैं आपको बोलूं दर एक पैटर्न है जिसके पैटर्न के आधार पर हम लोग किसी भी तरह का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला किसी भी तरह का ब्याज, किसी भी तरह का मतलब 2 तरह के ब्याज आपके सामने होंगे आगे चल करके। एक होगा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं दोनों के लिए बोलूंगा कि दोनों की कैलकुलेशन करने के लिए आप जिस पैटर्न को यूज करते हैं वो पैटर्न आप लोगों के लिए हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दर होता है।
उसके बाद लिखा हुआ है समय। समय को आप लोग भली भांति जानते हैं, समय क्या होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड जिसके लिए आप पैसा उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, ध्यान रखें। अगला नाम आ गया है मिश्रधन या अमाउंट। ध्यान रखें, अमाउंट में किसको बोलूंगा, अमाउंट वो पैसा होता है जो आप यदि किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो पैसा आपको लौटाना होगा और उसके साथ आपको कुछ ब्याज भी देना होगा। तो मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिलकर के जो पैसा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट किसको बोलूंगा, जिसके अंदर मुझे मूलधन भी शामिल करना होगा और मुझे इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज को भी शामिल करना होगा। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर के हमेशा मिश्रधन बनाते हैं। उसके बाद सुनिए, लास्ट आ गया चक्रवृद्धि ब्याज या किसी भी तरह का ब्याज। ब्याज का मतलब है मूलधन पर निश्चित समय के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा पैसा हमेशा क्या होगा, ब्याज होगा। तो सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे बोला है कि जो पैटर्न आप लोगों ने यहां अप्लाई किया वही आप लोगों को सब जगह करना है। आइए जरा शुरू करें। मैंने आप लोगों को बोला 10%, तो इसका मतलब हम लोग ये तो समझ गए हैं कि 1/10 की बात होगी। 10% का मतलब 1/10 होगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ, यहां पर ना तो आपको वृद्धि बोला गया है और ना ही कमी बोला गया है, तो अब आप मुझे बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ब्याज। ब्याज का मतलब है कि हमें ब्याज जो है वो मिलेगा। यदि हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो ब्याज हमको मिलेगा, और ब्याज हमको मिलेगा तो हमारा फायदा होगा, हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और ध्यान रखें, प्रॉफिट जब भी मिलेगा तो हमें चीजों को क्या करना होगा, प्लस होगा। इसका मतलब यदि हमने 10 रुपए उधार दिए हैं तो हमें 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो आप बोलोगे सर निश्चित समय बाद हमें ये 10 रुपए जो हमने उधार दिया था वो मिलेगा और 1 रुपया हमको ब्याज का मिलेगा। इसका मतलब हमें टोटल कितने रुपए मिलेगा, आप बोलोगे सर 11 रुपए मिलेगा। इसका मतलब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूं भाई, जब भी हम लोग ब्याज की बात कर रहे होते हैं तो हमें इन दोनों को हमेशा क्या करना होगा, प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि ब्याज हमेशा आप लोगों को मिलेगा और ब्याज जब भी मिलता है तो आपका प्रॉफिट होगा। आप लोग ध्यान रखें, ब्याज की केस में हमें इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। चलिए शुरू करते हैं प्लस। और देखिए प्लस हमको पता चल चुका है, और कितनी बार करना होगा, आप बोलोगे 2 बार करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें समय 2 साल दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बोल दिया भाई 10 से 1 जुड़ गया तो ये 11, और फिर से मैंने 10 में 1 जोड़ दिया तो 11। आप मुझे बताओ मैंने 2 बार क्यों कर दिया, क्योंकि समय आपको 2 साल दिया हुआ है। कंबाइंड वैल्यू आप लोगों को निकालना है तो मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा। ये वैल्यू आ जाएगा 100 और ये वैल्यू आ जाएगा 121। अब आप मुझे बताओ, जैसा मैंने आपसे बोला कि 10 रुपए हमने किसी को उधार दिए तो हमें 1 साल यदि होता तो हमें 11 रुपए मिलता। यदि मैंने किसी को 10 रुपए उधार दिए हैं और 1 साल बाद मुझे वो वापस 11 रुपए कर रहा है, इसका मतलब 10 रुपए तो मुझे मूलधन मिला और 1 रुपए मुझे ब्याज का मिला। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो समय आपको 2 साल दिया है और 2 साल का कंबाइंड वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए तो उसने मुझे 2 साल बाद 121 रुपए वापस कर दिए। मैं फिर बोलता हूं, 2 साल का कंबाइंड वैल्यू 100 से 121 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए तो उसने मुझे 2 साल बाद कितना रुपया वापस कर दिया, 121। अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपको बोला कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिया, और उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो पैसा हम लोग उधार देते हैं वो हमेशा मूलधन के रूप में होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो आ गया मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और फिर हमने बोला है कि 100 रुपए हमने किसी को उधार दिए, उसने हमें 2 साल बाद 121 रुपए वापस कर दिया। तो जब हमें पैसा लौटाया जाएगा तो हमें मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में उसका ब्याज भी मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल हैं। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होगा, आप बोलोगे सर ये मिश्रधन हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यदि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिया तो वो मूलधन बनेगा, उसने मुझे 2 साल बाद 121 रुपए वापस कर दिए हैं। इसका मतलब उसने मुझे मूलधन भी दिया और साथ में ब्याज भी दिया। इसका मतलब वो मुझे हमेशा मिश्रधन देगा। तो ये 121 रुपए आपके लिए क्या होगा, मिश्रधन होगा। समझ पा रहे होंगे। अब सुनिए,
देखो जब उसने मुझे 121 रुपए लौटाए हैं तो उसमें से 100 रुपए तो मेरे ही थे जो मैंने उसको उधार दिए हैं। तो अब आप मुझे बताओ उसने मुझे मूलधन के अलावा कितना पैसा दिया। तो आप बोलोगे सर 121 में से आपका 100 हटा लो, यहां पर बच जाएगा 21 रुपए। इसका मतलब जिसको मैंने पैसा उधार दिया उसने मुझे 2 साल में 100 रुपए पर 21 रुपए अलग से दिए हैं, एक्स्ट्रा मुझे पैसा दिया है। और ध्यान रखें इसी एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग नाम देंगे यहां पर सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे भाई। जो पैसा मैंने दिया उधार वो 100 रुपए मूलधन होगा, जो मुझे वापस मिला 2 साल बाद वो मिश्रधन होगा। मिश्रधन के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों होंगे। 121 में से 100 रुपए मूलधन को हटाऊंगा तो 21 रुपए मुझे ब्याज का मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ यदि आपको पूछा जाए कि मूलधन जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर वो 100 के बराबर होगा क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मिश्रधन किसके बराबर होगा, 121 के बराबर होगा। ब्याज किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 21 के बराबर होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो अभी हम लोगों ने कुछ भी नया काम नहीं किया भाई, जो हमने जनसंख्या में सीखा था वो हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब सुनिए मुझे अभी बताओ क्वेश्चन में हम लोगों को 20,000 दिया हुआ है। आप बताओ 20,000 किसका वैल्यू दे रखा है हमको, आप बोलोगे सर मूलधन का दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट का। और हम पहले ही कह चुके हैं कि मूलधन हमारे लिए जितना भी होगा क्वेश्चन में वो हमारे लिए 100 के बराबर होगा। तो आप बताइए क्वेश्चन में जो आपको 20,000 दे रखा है क्या वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 के बराबर है क्या। यहां तक की चीज आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि जो भी मूलधन है वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 भागों के बराबर है। तो ये चीज मैं आपके लिए लिख चुका हूं कि 20,000 किसके बराबर हो गया, 100 के। और याद करिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई में रखते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अब आप मुझे बताओ दो क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करें। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है मिश्रधन कितना होगा, फिर आपसे पूछ रहा है सीआई कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कि हम सीआई पहले निकालें फिर मिश्रधन निकालें। कोई सा भी हम कर सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना हो वो आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा सीआई कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जो चीज हमें निकालनी है उसको हमेशा कैलकुलेट करूंगा। और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें तीन चीजें मिल रही हैं, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये ब्याज है। आपसे क्या पूछा गया, आप बोलोगे सर ब्याज पूछा गया, मतलब आपको 21 भागों का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 21 से मल्टीप्लाई करना है। 21 से मल्टीप्लाई करूंगा और यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप बोलोगे सर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4,200 रुपया। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सीआई आ चुका है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिश्रधन कितना होगा, सुनिए। देखिए आप मुझे बताओ ये काम तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि दिया गया 20,000 हमारे लिए 100 भागों के बराबर है क्योंकि दोनों मूलधन आपस में बराबर होंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है मिश्रधन का, जिसका वैल्यू निकालना है वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो मिश्रधन किसके बराबर होगा, 121 के बराबर। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 121। ध्यान रखें यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आ जाएगा वो 24,200। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं ये दोनों क्वेश्चन किसी भी तरह से आपस में लिंक नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो ही मिश्रधन आएगा, आप किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 121 को यहां गुणा कर दूंगा तो यहां पर ही मेरा मिश्रधन आ जाएगा और यहां 21 लिख दूंगा तो मेरा सीआई निकल जाएगा। आप लोग बड़ा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई। ये चीज आपको मैंने इसलिए यहां बताई है क्योंकि जब हम लोग आगे सीआई का टॉपिक पढ़ें तो आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए फिर बताता हूं 10% का मतलब 1/10 है। यहां मैंने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि ब्याज के केस में मैंने आपको बोला है कि वैल्यू हमेशा प्लस होगी क्योंकि ब्याज आपका हमेशा प्रॉफिट होता है। आपने इनको दो बार जोड़ा क्योंकि समय आपको 2 साल दिया है। कंबाइंड वैल्यू निकाला तो 100 से कितना हो गया, 121। मुझे बताओ 100 से वैल्यू 121 हो गया तो 100 रुपए पुराना मान। पुराने मान का मतलब जो पैसा आपने उधार दिया था वो आ गया मूलधन, जो आपको मिला वो मिश्रधन, और दोनों का जो अंतर होगा वो हमेशा ब्याज। अब देखिए हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि 100 रुपए मूलधन होगा, 21 रुपए ब्याज होगा, 121 रुपए मिश्रधन होगा। क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है 20,000, कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर। तो 20,000 हमने 100 के बराबर कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यदि हमें ब्याज निकालना है तो 21 से मल्टीप्लाई करूंगा और मिश्रधन निकालना है तो
21 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों ही आंसर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, फिर आज के वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। बची हुई चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप नोट करें। आपको बता दूं भाई, ये जो तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबसे आसान जो है वो सीआई को ही बनाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान होगा कि अर्थमेटिक पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा यदि कैलकुलेशन आपको किसी टॉपिक में मिलती है तो वो टॉपिक है कौन सा? सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि हम लोग जो तरीका पढ़ने वाले हैं आगे चलकर के सीआई में, उसमें मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी कैलकुलेशन 90-95% तक कम हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से हम लोग सीआई को कंप्लीट करेंगे। आइए एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं भाई, पहले आप लोग उसको ट्राई करके देखें, उसके बाद हम लोग मिलकर के उसको ट्राई करेंगे क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद आंसर मैच करिए। सबसे पहले लिखा हुआ है मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए। रेट आपको बोला गया है 20%। समय आप लोगों को दिया है 2 साल और आपको बताना है सीआई कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन का मतलब है भाई अमाउंट कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। मूलधन दिया है 2 लाख, दर है 20%, समय है 2 साल, सीआई आपसे पूछ रहा है, मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। मैं फिर बोलूंगा, जब भी मैं आपसे बोलूं कि आप इसको सॉल्व करके देखें तो वीडियो को एक बार रोक दिया करो, वहीं पर रुक जाया करो, खुद अपने पास करके देखा करो और वापस से वीडियो को चला के आंसर को मैच किया करो, क्योंकि मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग इसका आंसर मैच कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करें। 20% का मतलब 1/5 और आप बोलोगे सर 1/5 है और ब्याज के केस में हमें दोनों को प्लस करना होगा, तो ये वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। उसके बाद 2 साल का केस है तो हमें इसको 2 साल लेना पड़ेगा, हमने इसको 2 साल ले लिया। ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा, कंबाइंड वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 36। अब आप मुझे बताओ, वैल्यू हम लोग बार-बार इसी तरह की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ये हमारे पास मिश्रधन या अमाउंट आ जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना? 11 रुपए। 25 और 11 36 होगा, तो आप बोलोगे सर 11 रुपए हमारे पास में क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप कैलकुलेशन समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत बार हमने इसको रिपीट कर दिया है। जनसंख्या, मशीन, वेतन संख्या, उसके बाद आता है सीआई। शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताओ, मूलधन 25 आया हुआ है और क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया हुआ है कितना? 2 लाख। तो आप बोलोगे सर जो हमें 2 लाख दिया गया है वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 25 के बराबर है। और मैं फिर बोलूंगा, जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है आप उसको मल्टीप्लाई में रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आपको पूछा गया सीआई बताइए, तो आप बोलोगे सर सीआई के लिए हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए 11 से मल्टीप्लाई हो गया। यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आएगा वो 88,000 या 88,000 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया मिश्रधन, तो आप बताइए ये काम तो मेरा सेम ही रहेगा। आप बोलोगे सर 2 लाख तो सेम रहेगा यहाँ पर बटा 25। क्यों? क्योंकि मूलधन दोनों सेम होंगे। क्वेश्चन का मूलधन 2 लाख, हमारी कैलकुलेशन का मूलधन 25, दोनों आपस में बराबर, तो 2 लाख इसके बराबर होगा 25 के बराबर। आप वैल्यू किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर मिश्रधन का, तो मिश्रधन कितना है? 36। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 36। और यदि हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो आपका जो आंसर आ जाएगा भाई 2,88,000। मिश्रधन निकालने के लिए आप लोगों ने यदि सीआई निकाल रखा है तो मिश्रधन निकालने के लिए आप मूलधन और सीआई को ऐड करेंगे तो भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि आपको सीआई भी पूछे और मिश्रधन भी पूछे, तो आपको सीधा मिश्रधन भी पूछ सकता है। तो मिश्रधन के लिए आप लोग इसे अप्लाई कर लें और सीआई के लिए आप ऊपर वाले क्वेश्चन को अप्लाई कर लें। प्रोसेस आपका सेम है, बस लास्ट में जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है वो आपको संख्या को ध्यान रखना होगा। जैसे सीआई है तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको मिश्रधन निकालना है तो आप 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होंगी।
बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं भी, कहीं कुछ नहीं है। आपको जो चीज देखो, मूलधन दिया है, सीआई दिया है, मिश्रधन दिया है। अब आपको जो भी चीज क्वेश्चन में मिलती है आप उसको उसके बराबर में कर दें और मल्टीप्लाई में हमेशा किसको रखें, जिसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। डिस्काउंट, क्षेत्रफल एरिया, आयतन वॉल्यूम और लास्ट है भाव या प्राइस। और यहाँ के आगे भी हम लोग इस चीज को आगे यूज करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ेंगे ये चीजें और आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो कल की क्लास में हम लोग एक एग्जांपल फिर से सीआई का देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास का इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि यदि ये चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।